Good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, आज की क्लास में हम लोग स्टाफ नर्स 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और प्रैक्टिस सेट भी किए हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप आपको सारी चीज़ें विजिबल होंगी। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? लीवर, ब्रेन, किडनी या फिर स्किन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारी बॉडी का? दैट इज स्किन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन वेट्स 60 kg देन टोटल बॉडी फ्लूइड इन हिम। किसी एडल्ट पर्सन की बॉडी का वेट कितना है? 60 kg। तो उसकी बॉडी में टोटल फ्लूइड कितना होगा? 54 kg, 48 kg, 38 kg या फिर 28 kg। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 38 kg। ऑप्शन नंबर सी इज 38 kg। नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ ECF इज। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत कौन कौन आता है? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। जो हमारी बॉडी की स्किन है ना, ये किससे कवर्ड है? एपिडर्मिस से। तो आपको बताना है एपिडर्मिस में जो है 4 लेयर्स होती हैं, और उन 4 लेयर्स कौन कौन सी हैं? कॉर्निया है, लूसिडम है, ग्रेनुलोसम है और जर्मिनेटिव। ये 4 लेयर हैं जो कि हमारी स्किन को वाटर के लिए इम्परमेबल बनाती हैं। तो आपको यहाँ पर इन लेयर्स को आउटर टू इनर साइड करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए, कॉर्नियम, लूसिडम, ग्रेनुलोसम, जर्मिनेटिव या फिर कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम, लूसिडम, जर्मिनेटिव या फिर जर्मिनेटिव, ग्रेनुलोसम, कॉर्नियम, लूसिडम या फिर जर्मिनेटिव, कॉर्नियम, लूसिडम एंड ग्रेनुलोसम। आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नियम, इसके बाद लूसिडम होती है, उसके बाद ग्रेनुलोसम और सबसे इनर जर्मिनेटिव लेयर होती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्स इज नोन एज। ओवरी, ओवम, जाइगोट या फिर स्पर्म। तो ह्यूमन की बॉडी किससे डेवलप होती है? दैट इज जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट्स लाइक स्पर्म एंड ओवम फ्यूज़न करते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? दैट इज जाइगोट, है ना। ये आपके मेल फीमेल गैमेट है सपोज करिए, और यहाँ पर क्या हुआ? दैट इज फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूज़न हुआ। तो यहाँ पर जो हमारे पास डिप्लॉयड सेल आएगी, इसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट।
फिर जायगोट में क्लीवेज होगा और फर्दर चेंजेस होंगे, डेवलपमेंट होगा और उसके बाद ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है? स्क्वैमस होता है, कॉलमनार होता है, सिलिएटेड या फिर ट्रांजिशनल। जो हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, और ये यूरेथ्रा है। यूरिनरी की जो ओपनिंग है ये क्या है? यूरेथ्रा। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में हमारे दो जो यूरेटर हैं वो यूरिन लेकर आते हैं नेफ्रॉन से। जब ये यूरेटर हाफ फिल हो जाता है ना यूरिन से, तब स्ट्रेच मसल्स, जो यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेकेंड, यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं हमारे ब्रेन को मिक्चुरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा और जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर एक तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम डिट्रेटर्स मसल कहते हैं, डिट्रेसर मसल कहते हैं। याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। और जो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। जो एपिथेलियम टिश्यू हैं ये कैसे होते हैं? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल इसे क्यों कहते हैं? ट्रांजिशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एपिथेलियम टिश्यू हैं ये यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर इस तरीके से रेस्ट नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट टिश्यू के कांटेक्ट में होते हैं। ये टिश्यू हैं, इनके ऊपर ये एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है जिन्हें हम ट्रांजिशनल कहते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। सो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन यूटेराइन ट्यूब इज। यूटेराइन ट्यूब की बात करें है ना, तो देखिए ये हमारा क्या है? फैलोपियन ट्यूब है और ये हमारा यूट्रस है ना। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब है इनकी लाइनिंग कैसी होती है? सीलिएटेड। इनकी लाइनिंग सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की होती है। ये यहाँ पर यूट्रस में भी सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है जिससे स्पर्म मूव करके हमारे ओवम तक यानी कि एम्पुला रीजन तक जा सके, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बताएंगे कि जो हमारी यूटेराइन ट्यूब है वहाँ पर एपिथेलियम सेल्स कैसी हैं? सीलिएटेड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडोक्राइन ग्लैंड विच कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, जो कि अदर इंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शंस को कंट्रोल करती है। एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड है ना, जो हमारा पैंक्रियास है ये इसके पास भी ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं लाइक अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जो बीटा सेल हैं ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, है ना। तो ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। इसके अलावा ये एंजाइम्स को भी सिक्रेट करता है, इसलिए हम पैंक्रियास को मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं या हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं है ना, ये हमें हमारी बॉडी की अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप बताना पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, क्योंकि एक्चुअल में जो हार्मोन्स की रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को, उनका फॉर्मेशन जो है
हाइपोथैलेमस में स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स का पहले होता है, उसके बाद जो है पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द बोन इज नॉट फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द क्रेनियल कैविटी। इनमें से कौन सी क्रेनियल बोन नहीं है? तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्रेनियल बोन कितनी होती हैं, क्रेनियल बोन कितनी होती हैं, 8 होती हैं, है ना। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड बोन। जो पेराइटल एंड टेम्पोरल हैं ये आपकी 2 होती हैं और ये सभी 1 हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 8 क्रेनियल बोन होती हैं। अगर हम बात करें स्फिनॉइड बोन की, तो स्फिनॉइड बोन जो है ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है, बटरफ्लाई शेप्ड याद रखना। और इसी बोन में एक डिप्रेशन होता है, ठीक है। इस बोन में इस तरीके से देखिए, सपोज ये हमारी स्फिनॉइड बोन है, तो इस बोन में यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है जिसे हम सेल्ला टर्सिका कहते हैं। क्या? सेल्ला टर्सिका। और इसी सेल्ला टर्सिका में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हैंगिंग होती है या रेस्ट करती है इसी में, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ऊपर की तरफ किससे है? हाइपोथैलेमस से, है ना। ऊपर की तरफ ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है और इसी सेल्ला टर्सिका जो डिप्रेशन है इसमें ये फिट होती है। ये बात आप याद रखना। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे पेराइटल, स्फिनॉइड, मैंडिबुलर, टेम्पोरल। तो मैंडिबुलर बोन जो है ये हमारे फेस की बोन है ना। तो यहाँ पर आपसे नॉट पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उस ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन रिएक्शन के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है ना। हमें कहीं अगर इंजरी हो जाती है या चोट लग जाती है तो उस एरिया में क्या हो जाता है? रेडनेस हो जाती है ना। रेडनेस के बाद वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। पेन भी होने लगता है। रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इसी को हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लामेशन हो गया है। तो ये तीनों प्रोसेस करवाने के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है? रेनिन, हिस्टामिन, हेपेरिन या फिर थायरॉक्सिन। तो आप सभी जानते हैं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ हिस्टामिन। जो हिस्टामाइन है ये आपका बी सेल से, ठीक है, बी सेल से या मास्ट सेल से सिक्रीट होता है, क्योंकि जो मास्ट सेल्स होती हैं यही बी सेल का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो आपका हिस्टामिन है, हिस्टामाइन जो है, ठीक है, हिस्टामाइन ये मास्ट सेल से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ द वॉइस प्रोड्यूस्ड बाई अ मैन डिपेंड्स अपॉन। जो मैन होते हैं है ना, उनकी वॉइस थोड़ा क्या होती है? हैवी होती है, भारी आवाज़ होती है। तो इसका रीज़न क्या है? लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड के लेंथ में डिफरेंस होता है, या फिर फोर्स विथ विच द कॉर्ड वाइब्रेट, शेप ऑफ द माउथ, या फिर टाइटनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड। सो बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे, है ना। जब मेन की जो आवाज़ है वो भारी इसलिए होती है क्योंकि जो उनकी वॉइस का जो फोर्स है ना, जो वेवलेंथ है, जो साउंड वेवलेंथ है या साउंड का बोलने के दौरान जो फोर्स है ना, वो जो है वॉइस बॉक्स की जो कॉर्ड है उसको वाइब्रेट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोलर बॉडीज आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ ओवम डिस्चार्ज, है ना। ओवम डिस्चार्ज के टाइम जब ओवम या सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है ना, तो उस समय कितनी पोलर बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, कितनी पोलर बॉडीज़ बनती हैं। तो आप जानते हैं कि जर्म सेल से मेल और फीमेल गैमेट सेल का फॉर्मेशन होता है।
जर्म सेल से मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोसाइट सेल से स्पर्म बनते हैं और ऊगोनिया से या ऊगोनियोसाइट सेल से ओवम का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर आप याद रखना मियोसिस एज वेल एज मायोसिस, एक सेकेंड, मियोसिस, देखिए मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों तरीके का यहाँ पर डिवीज़न होता है। इसीलिए क्या हम कहते हैं, जो हमारा सेकेंड डिवीज़न होता है मियोसिस, देखिए यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होता है। तो जो मियोसिस सेकेंड है इसको हम रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं। रिडक्शनल डिवीज़न किसके इक्वल होता है, माइटोसिस के, ठीक है। तो फर्स्ट मियोसिस में एक पोलर बॉडीज बनती है और एक आपकी oocyte सेल बनती है ना, प्राइमरी oocyte सेल। उसके बाद प्राइमरी oocyte जब फिर से डिवाइड करती है, सेकेंड मियोसिस होता है, तो सेकेंडरी oocyte बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है। जो सेकेंडरी oocyte है इसी को हम ओवम कह देते हैं, है ना। और यहीं पर इसका फिर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे जो सेकेंडरी oocyte है इसका फिर कंप्लीट डिवीज़न और कब होता है, जब एग को आकर स्पर्म फर्टिलाइज करता है, ठीक है, जब इसको स्पर्म आकर फर्टिलाइज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पोलर बॉडीज कितनी बनी, 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट्स प्रेजेंट सिम्टम्स एट द टाइम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। किसी पेशेंट में क्या हो गया, रेस्पिरेशन फेल हो गया है ना, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर है। तो आप बताइए कि उस पेशेंट में आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हाइपरकैप्निया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया या फिर ऑल ऑफ दिस, प्लीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करके अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको नीट की एंड पैरामेडिकल के जितने आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी थ्योरी फॉर्म भी क्लास होती हैं और टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलती हैं। ओके, तो ये चैनल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नीट प्रिपरेशन एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो डेफिनेटली आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तो वहाँ पर हमें हाइपरकैप्निया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया ये तीनों ही सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पेक्टिवली आर। आपसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है, किसमें, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और आपको रिस्पेक्टिवली बताना है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर होता है, वीन्स में, है ना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ है, आर्टरी में। तो आपसे आर्टरियोसिस का और वेनस के ब्लड का पार्शियल प्रेशर बताना है। 100 mmHg and 140 mmHg, 60 mmHg and 120 mmHg, या फिर 40 mmHg and 100 mmHg, या 20 mmHg and 60 mmHg। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, है ना, वेनस ब्लड की बात करें तो इसका पार्शियल प्रेशर जो है 40 mmHg होता है ना। और जो एट्रियोसिस ब्लड है इसमें ये ऑक्सीजनेटेड होता है, तो कंपेयरली वेनस ब्लड से इसका थोड़ा सा जो पार्शियल प्रेशर है ये ज़्यादा होता है ना, 6 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये कितना हुआ आपका 100 mmHg। क्लियर। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लाइफ स्पॉन ऑफ अ स्पर्म इज। स्पर्म का लाइफ स्पॉन कितना होता है,
आफ्टर इजाकुलेशन स्पर्म फीमेल के यूट्रस में कितने टाइम तक एक्टिव रहता है? 48 to 72 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, 12 to 24 आवर्स, 0 to 12 आवर्स। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 48 to 72 आवर्स स्पर्म यूट्रस के अंदर सर्वाइव करता है। अगर उस टाइम उसे कोई भी सेकेंडरी oocyte ओवम है ना, सेकेंडरी oocyte दैट मीन्स ओवम से अगर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, फ्यूजन नहीं कर पाता है, तो फिर वो डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द congenital absence or closure of a normal body orifice our tubular organ is called। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। एब्सेंस ओवर क्लोजर की बात कर रहा है ना, हमारी नॉर्मली बॉडी में जो ऑरिफाइस अवर ट्यूबुलर ऑर्गन है कॉन्जेनाइटल का, है ना, अगर ये एब्सेंस हो या क्लोज हो तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फैस्टुला, एट्रेसिया, हार्निया या फिर स्टेनोसिस। अच्छा क्वेश्चन है और आप याद रखेंगे इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एट्रेसिया कहते हैं, है ना। और कॉन्जेनाइटल ऑरिफाइस एब्सेंस हो या क्लोज हो, है ना, तो हम इसे एट्रेसिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। जब हम मैक्सिमल एक्सपायरेशन कर लेते हैं ना, हम जितना मैक्सिमम जो एयर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, एक्सहेल कर लेते हैं, उसके बाद भी हमारे लंग्स में जो एयर का वॉल्यूम बचा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअर वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर टाइडल वॉल्यूम। तो हमने जब हम मैक्सिमम एयर को एक्सपेल्ड कर लेते हैं, उसके बाद भी जो हम एयर को एक्सहेल कर सकते हैं उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टिश्यू इज वाइडली एंड एबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में किस टाइप के टिश्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होता है और ये अदर टिश्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं? मस्कुलर टिश्यू, लिम्फ, कनेक्टिव टिश्यू या फिर कॉर्टिलेजिनस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें हमारा क्या जाता है? लिम्फ एंड ब्लड, है ना, लिम्फ एंड ब्लड। तो हमारी बॉडी में ब्लड और लिम्फ ये सबसे ज़्यादा होते हैं, है ना, और भी कई जगह पे कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईटिंग बिहेवियर इन ह्यूमन बींग्स इज कंट्रोल्ड बाई। ह्यूमन बींग्स में, है ना, जो ईटिंग का बिहेवियर है, हंगर सेंटर है ना, ये कहिए आप हंगर सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, या जो ईटिंग बिहेवियर है इसको कौन कंट्रोल करता है? पैंक्रियास, हाइपोथैलेमस, थायराइड या फिर पीनियल ग्लैंड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये यहाँ पर सेटाइटी सेंटर प्रेजेंट होता है, सेटाइटी सेंटर, ठीक है, और यहाँ पर हंगर सेंटर प्रेजेंट होता है, थ्रस्टी सेंटर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना, जो हमें भूख फील होती है ना, और हमें प्यास लगती है ये फील होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस में। सेटाइटी मीन्स तृप्ति होना, यानी कि जैसे हमें
और कितना खाना खाना है कि हमने 2 रोटी खाया, फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है अब हम खा हुए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सैटिस्फाइटी कहते हैं। तो ये सारे सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हाइपोथैलेमस में। इसके अलावा और हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। क्लियर, बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड। फैट से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल, सैपोनिफिकेशन। अगर फैट से, ठीक है, फैट से या नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को हम क्या कहते हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, शोल्डर जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। तो देखिए अगर हम बात करें ग्लिनो और ह्यूमरल की, तो ग्लिनो क्या है, सपोज करिए ये हमारा स्केपुला है, ये हमारा क्या है, स्केपुला है, ठीक है। स्केपुला में ये जो आप देख पा रहे हैं उभार है ना, ये क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस। और ये हमारा कोरोकॉइड प्रोसेस है, कोरोकॉइड प्रोसेस। जो कोरोकॉइड प्रोसेस है ये मसल से अटैच होता है, ये हमारी मसल से अटैच होता है, ठीक है, मसल से। एंड जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये क्लेविकल के एक्रोमियन इंड से अटैच होता है। इसके बाद स्केपुला में आप ये एक डिप्रेशन देखेंगे, है ना, सॉकेट लाइक एक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, डिप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, इसे हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। और इसी हमारी ग्लिनॉइड कैविटी में हमारे ह्यूमरस का हेड आकर फिट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। सपोज करिए ये हमारी ह्यूमरस है और ह्यूमरस का ये जो हेड पार्ट है ये ग्लिनॉइड कैविटी में फिट हो जाता है। जो ह्यूमरस है इसका हेड पार्ट कैसा होता है, इसका हेड पार्ट जो है ये बॉल लाइक होता है और ये जो है ये सॉकेट लाइक होता है। तो हम इसे बॉल सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, ये भी आप याद रखना। और इसके अलावा हम क्या कहते हैं, इसे शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, शोल्डर जॉइंट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर स्केपुला में एक स्पाइन प्रोसेस प्रेजेंट होता है जो कि मसल से अटैच होता है। क्लियर, आपको ये अच्छे से समझ आया। तो और ये जो स्केपुला है ये आपका पेक्टोरल गर्डल का बोन है, जो आपका ह्यूमरस है ये आपके फोर लिम्ब का बोन है, ये भी आप याद रखेंगे। स्केपुला पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, ह्यूमरस फोर लिम्ब का पार्ट है, ठीक है, फोर लिम्ब का बोन का पार्ट है, हमारी ये फोर आर्म है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो 22 which blood group can be administered to a patient in a emergency when his blood group is not known। अगर हम किसी पेशेंट की ब्लड ग्रुपिंग करते हैं ना, ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो हमें वहाँ पर कौन सा इनमें से ब्लड ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा, निगेटिव ओ या फिर ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव या फिर ए बी पॉजिटिव। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 ब्लड ग्रुप हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, है ना। जिसमें ए पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बी भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, ए बी भी आपका पॉजिटिव या फिर निगेटिव हो सकता है। लेकिन जो आपका ओ है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव नहीं हो सकता। और याद रखना जो ए बी निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, जो ए बी है ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द बोन इज, बोन में इनमें से कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना, किसका मेजर कॉन्स्टिट्यूट है, कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का, या फिर कैल्शियम सल्फेट का। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट जो है ये हमारे बोन में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन फैक्ट्री इन द ह्यूमन बॉडी को सेल इज, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन फैक्ट्री किस सेल ऑर्गेनलीज को कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, दैट इज सेल के साइटोसोल में होती है, और यहाँ पर जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ और अदर कई तरीके के इंजाइम्स और प्रोटीन्स हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह कौन सी सेल ऑर्गेनली काम करती है, दैट इज राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी की, तो ये हमारा हाइपोथैलेमस है, हमारे हाइपोथैलेमस से इस तरीके से पिट्यूटरी अटैच है। तो पिट्यूटरी के ये इस पार्ट को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे एक बार इसको। जो हाइपोथैलेमस है यहाँ पर दो तरीके की न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, सुप्रा न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस करती है, यहाँ पर हार्मोन बनता है। और जो आपका ये सुप्रा न्यूक्लियाई है ये एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी को और हम क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन, इसी को हम और क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन, इनका ये सिंथेसिस करता है। उसके बाद सिंथेसिस के बाद ये इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज़ कर देता है। तो ये कुछ यहाँ पर न्यूरल प्रोजेक्शन होते हैं जो इन हार्मोन्स को यहाँ पर लाते हैं और स्टोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टोर कर देते हैं, और जब रिक्वायर होती है इन हार्मोन्स की तब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरल प्रोजेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी सेल, सी सेल्स, या फिर न्यूरल प्रोजेक्शंस, या फिर बीटा सेल्स, या फिर बीटा सेल्स। तो सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यूरल प्रोजेक्शन कहते हैं। तो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। आज की क्लास में लोगों ने 25 क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।